गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं ये टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो आप ये पेपर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और अगर आप पीजी लेवल की बात करेंगे जैसे एमसीए हो गया है ना, एमएससी आईटी वगैरह, तो आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इस पेपर को। ठीक है, इस पेपर को पढ़ने के पीछे बेसिक रीज़न ये है कि एक्चुअली आप जब ग्रेजुएशन करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर में या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलपमेंट का वर्क करना पड़ता है। सिस्टम डेवलपमेंट करने का मतलब हुआ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करने से पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कहीं ना कहीं डीपली नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहने का सेंस ये हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वर्क कैसे करता है। हालांकि आपको ट्रेनिंग पीरियड में बताया जाता है, ठीक है, लेकिन इस कंप्यूटर साइंस के अंदर में ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे इसलिए ये पेपर पढ़ाया जाता है ताकि आपको बेसिक आइडिया कहीं ना कहीं रहे कि अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करें, ठीक है, तो उस कंपनी में मेरा क्या रोल होगा या कैसे वो कंपनी वर्क करती है एंड सो ऑन। ठीक है, उसी बारे में ये पेपर पूरा का पूरा डिस्कस करता है। और इस पेपर का जो एक्सटेंशन पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप फाइनल ईयर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं बीसीए में या एमसीए लेवल में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो पूरे का पूरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करता है, लेकिन ये जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है ये सॉफ्टवेयर के प्लेस पे सिस्टम के लेवल पे बात करता है ना। जैसे उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बात करते हैं और इस पेपर के अंदर में हम सिस्टम के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। ये पढ़ने का बेसिक उद्देश्य है इसका, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन होता क्यों है, ठीक है, क्या होता है, इसको पढ़ने से आगे क्या बेनिफिट होने वाला है एंड सो ऑन, पूरा डिटेल्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के अंदर में। लेकिन क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है तो आज हम सिर्फ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जानेंगे इसका, फिर आगे के जितने भी वीडियोज होंगे उसमें हम पूरे डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जो ये पहला वर्ड है सिस्टम, ये लिया गया है ओरिजिनली एक ग्रीक वर्ड है सिस्टमा, यहाँ से लिया गया है। और सिस्टमा का मतलब है एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमॉन्ग वर्किंग यूनिट और कंपोनेंट, सब सिस्टम, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। कहने का ये मतलब हुआ जैसे अगर आप बात करते हैं, आप जनरली बोलचाल की भाषा में हम सिस्टम वर्ड लगाते हैं। जैसे कहते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम कहते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हम कहते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सेट्रा, ठीक है। हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड सो ऑन। तो अगर हम सारे की बात करें तो आप जानते हैं सारे का इंडिविजुअली अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना। आर्ट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, साइंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, कॉमर्स के लिए अलग होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, फिर उसका एक्सटेंशन होगा। अगर आर्ट्स में है तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, उसके एचओडी अलग होंगे, उसके प्रोफेसर्स अलग होंगे। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग होगा, लोन डिपार्टमेंट होगा, रेकरिंग डिपार्टमेंट होगा, है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो वो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं क्या करते हैं, इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मार्केटिंग के टर्म में बात करें, है ना, अगर हम बात करें टेलीफोन मैनेजमेंट सिस्टम की, अगर हम बात करें अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो ये सारे मीनिंगलेस हैं, ठीक है, जब तक कि सारे को कोलैबोरेट करके हम एक ना बना दें। जैसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके अगर हम वर्किंग को असाइन कर दें तो किसी ना किसी एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के लिए, फाइनल गोल के लिए ये सारे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में पूरे बैंकिंग सिस्टम जो है इसका मेन गोल क्या है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को अच्छा सर्विस देना, ठीक है। अगर हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इसका क्या सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा, इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा नॉलेज कैसे हम प्रोवाइड करें, ये उसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा,
ठीक है, तो क्या समझ में आया, जो सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं सारा एक साथ कोलैबोरेट होके एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के गोल को, ठीक है। अगर हम अब सिस्टम के डिफिनीशन की बात करें तो सिस्टम का डिफिनीशन ये है कि अ सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। और सारे डिपार्टमेंट में लास्ट में जो भी रिजल्ट होगा सबको एक साथ कोलैबोरेट करके एक फाइनल जो भी ऑब्जेक्टिव होता है हम उसको अचीव करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, जो मेरा सिस्टम होता है ये ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, और ये इस तरीके से वर्क करता है कि एक फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, स्पेसिफिक गोल होता है, उसको वो अचीव करता है। आई थिंक क्लियर होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉज करके इस पूरे लेक्चर को नोट कर लेंगे, है ना, फिर आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड टॉपिक, सिस्टम एनालिसिस। अब देखिए सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें, लैंग्वेज की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो कह रहा है क्या, सिस्टम एनालिसिस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है किसी भी सिस्टम अप्रोच का, जिसमें उसको टोटली या पार्शियली हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से सॉल्व करते हैं। कहने का ये मतलब हुआ सिस्टम एनालिसिस एक टेलर मेड अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस एक टेलर मेड अप्रोच है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूजिंग कंप्यूटर। बस दैट्स ऑल, इतना ही कहना है, ठीक है। अगर पूछेगा सिस्टम एनालिसिस क्या है तो क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है कंप्यूटर के हेल्प से। बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये बात, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब कंप्यूटर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मिक्सअप रिएक्शन मिलता है उसके एम्प्लॉयज़ के थ्रू। मिक्सअप रिएक्शन कहने का ये मतलब हुआ कि कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो एंथुजियास्टिकली, मतलब उत्साहपूर्वक उस कंप्यूटर सिस्टम को एडॉप्ट कर लेते हैं कि हमको कुछ इम्प्रूव करने का अपने आप में मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यही एक तरफ कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो उसके आने से, कंप्यूटर सिस्टम के एंट्री होने से, कंप्यूटराइज होने से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। अब ये अनकंफर्टेबल महसूस करने का मेरे हिसाब से दो कारण हो सकते हैं। पहला तो कारण ये हो सकता है कि उनको ये थ्रेट हो सकता है कि अगर मेरे इस सिस्टम के अंदर में कंप्यूटराइज हुआ तो जो बॉस का एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले मैनुअली होता था, सब कुछ ठीक ठाक था, जब भी कंप्यूटराइज हुआ तो अब जो एक्सपेक्टेशन होगा हमारे सीनियर्स का, वो एक्सपेक्टेशन को हम कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाएंगे। पहला थ्रेट तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मेरी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं भंग हो सकती है, ठीक है। आज के समय में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो एटीएम कार्ड को यूज़ करने से या नेट बैंकिंग को यूज़ करने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन है वो हैक हो जाएगा। ये सही बात है, हैक हो सकता है, ठीक है, बट अगर उसमें कुछ सावधानियां बरती जाए तो इस चीज़ों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि फीलिंग ऑफ इंटिमिडेशन बाय यूजर्स हु डू नॉट फील कंफर्टेबल विद द न्यू सेटअप, ठीक है। मतलब ये हुआ कि नए सिस्टम के आने से अपने आप को वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाएंगे। अनकंफर्टेबल इस सेंस में कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो बॉस का एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन लेवल को वो कहीं ना कहीं टच नहीं कर पाएंगे, उससे वो बिलो रह जाएंगे। तो ये कारण हो सकता है। तो वही आपका टॉपिक है यहाँ पे इनकॉर्पोरेटिंग। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है मेल, ठीक है, या सहयोग कह सकते हैं। जब इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यूली डेवलप्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब एक न्यूली बेस्ड सिस्टम के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कंप्यूटर का एंट्री होता है, जब वो सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ सकता है। तो वही चीज लिखा हुआ, सम पीपल माइट रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है। वही लिखा हुआ है, सम पीपल माइट रेसिस्ट इट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेनी रीजंस सम ऑफ व्हिच आर, मतलब कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो
कंप्यूटराइज सिस्टम का विरोध करेंगे। किस कारण से करेंगे वो दो चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बट इसी के एक तरफ कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो उत्साहपूर्वक इस चीज का स्वागत करेंगे कि हमको कुछ सीखने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो ये टॉपिक था, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लें। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम कंसेप्ट एंड सिस्टम एक्टिविटीज। ये कहता है क्या कि कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जो कहते हैं क्या कि सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों का एक सम्मिलित मिश्रण है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वो बोले कि पोस्टकॉर्प। आप इसको याद रखेंगे इस वर्ड को। जो सिस्टम होता है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ का मिक्सचर होता है, ठीक है। उस एक्टिविटीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टकॉर्प कहते हैं। अब हम इसका मतलब आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे मतलब है P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ठीक है। सिस्टम में सबसे पहला से क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, U stands for coordinating, R stands for reporting और B stands for वर्किंग, ठीक है। क्या बताया, ये जो आपका सिस्टम होता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहला चीज है आपका प्लानिंग, ठीक है। P स्टैंड फॉर, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, पोस्टकॉर्प, ठीक। P स्टैंड फॉर प्लानिंग है। सेकंड क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर स्टाफ को आपको स्टाफिंग करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी है ना, कंपनी में स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है और लास्ट में बजटिंग करना होगा। बजट कहने का ये मतलब कि जैसे आप कोई भी सिस्टम डेवलप करते हैं तो सिस्टम डेवलप करने में आपका एक बजट आप बना के चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके ऑटोमेटिक होने की बात करते हैं, तो आपका एक बजट होगा ना, आपके माइंड में एक बजट होगा कि हमको इसके ऊपर में 50,000 खर्च करना है, 1 लाख खर्च करना है, 2 लाख खर्च करना है। उसे के अकॉर्डिंग आप पूरा सिस्टम को डेवलप करवाएंगे अपने डेवलपर के थ्रू। तो यही चीज़ है आपका सिस्टम कंसेप्ट एंड सिस्टम एक्टिविटीज में। कुछ और पॉइंट्स हैं, अब हम उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिकली सिस्टम की बात करते हैं, तो हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ तो ये है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी सिस्टम हम डेवलप करेंगे तो यूं ही डेवलप नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या होगा, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा या प्रीडिफाइंड गोल होगा। हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बनाते हैं, उसके पीछे बेसिक उद्देश्य क्या होता है बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो क्या बोले हम आपको कि स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं, किसको ध्यान में रख के बनाते हैं, जो उसके कस्टमर है, जो उसके यूजर है, जो उसके पैसेंजर हैं, उसको ध्यान में रख के हम पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं। तो जितने भी सिस्टम को हम बनाएंगे या किसी भी नए सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम नए सिस्टम से अपडेट करेंगे, ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बेसिक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंस होंगे, कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं उन सारे के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन रहना चाहिए। जैसे कॉलेज के अंदर में अगर हम बात करें तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर सारे डिपार्टमेंट एक साथ एसोसिएट होके अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी, है ना। जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का जो एक्सपेक्टेशन हम चाह रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो है ना। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट हो सकता है कि अच्छा वर्क कर रहा हो, दूसरा डिपार्टमेंट वही हो सकता है कि लो ग्रेड का वर्क कर रहा हो, तीसरा उससे भी लो ग्रेड का वर्क कर रहा हो, डिपेंडेंसी ना होने के कारण। तो ऐसे में क्या होगा, जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं डिग्रेड कर जाएगा। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है जिसको हम ध्यान में रख के उस पूरे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब सिस्टम हैव अ लोअर
प्रायोरिटी कंपेयर टू दैट ऑफ सिस्टम एज ए होल। मतलब जितना भी उसका कंपोनेंट है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है या सब सिस्टम है, उसके गोल को हम लोग लोअर प्रायोरिटी देंगे एज ए होल को। कहने का मतलब हुआ कि जो सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है उस पूरे सिस्टम का, उसको हम लोग हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे, और जो एक डिपार्टमेंट है या जो एक सब सिस्टम है उसके प्रायोरिटी को हम लोग उससे कम प्रायोरिटी देंगे। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। आई थिंक जितनी भी बातें आज हम डिस्कस किए हैं ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। जाते जाते अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एप्रोप्रिएट जो कमेंट लगे कमेंट भी करें। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।